am back with then another lecture of chapter number 5 of class 8, that is agriculture. Today we are going to discuss about some major crops and their growing conditions. Let us start. Major crops and their growing conditions. There are three types of major crops which we will discuss in this chapter. First is cereals, second is fiber crops and third one is beverage crops. अब ये क्या है? सीरियल्स का मतलब है अनाज, जो आमतौर पे अनाज के रूप में खाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं. फाइबर क्रॉप्स का मतलब है रेशेदार फसलें, जो कि मेनली कपड़े बनाने के काम आती है. एंड बेवरेज क्रॉप्स का मतलब है पीने वाले पदार्थ, जो कि हम चाय कॉफी जैसे पीते हैं, तो ये बेवरेज क्रॉप्स हैं. हम इनमें भी मेनली कुछ एक मेजर क्रॉप्स ही पढ़ेंगे, जैसे सीरियल्स में राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स. राइस का मतलब चावल, वीट मीन्स गेहूं, मेज मीन्स मक्का. तो हम इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. फाइबर क्रॉप्स में हम कॉटन और जूट के बारे में पढ़ेंगे. कॉटन का मतलब होता है रुई, सूत, और जूट का मतलब है सन के रेशे. और बेवरेज क्रॉप्स में हम टी और कॉफी पढ़ेंगे, यानी चाय और कॉफी. लेट अस डिस्कस ऑल दीज क्रॉप्स इन डिटेल. Let us discuss all the cereals in details. There are four types of main cereals: rice, wheat, maize and millets. सबसे पहले हम राइस की ग्रोइंग कंडीशंस देखते हैं. We'll discuss here about their soil type. What type of soil is required to grow rice? Temperature, rainfall, areas and distribution along the world and India. चलिए देखते हैं. सॉइल, राइस के लिए एलुवियल, लोमी और क्ले, तीनों तरह की सॉइल्स जो हैं अच्छी रहती हैं. इसमें अच्छी पैदावार होती है, अच्छा प्रोडक्शन होता है राइस का. इसके बाद आता है टेम्परेचर. राइस ऑलवेज ग्रो वेल इन 24 डिग्री सेल्सियस और अबव 24 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल, the rainfall required to grow rice is above 100 centimeters. कम से कम 100 होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकती है रेनफॉल. अब एरियाज, कौन से मेन एरियाज हैं जहाँ पर कि राइस को उगाया जा सकता है? जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर राइस जो है उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है. देखिए, डेल्टाज, रिवर वैलीज और कोस्टल प्लेन्स जो हैं मेन एरियाज है जहाँ पर कि राइस की अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वर्ल्ड इज चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा. चाइना में सबसे ज्यादा होता है राइस, इंडिया में सेकंड नंबर पे होता है, यानी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज इंडिया. एंड इंडिया में कहाँ कहाँ पर होता है? देखिए, राइस का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु और भी कुछ स्टेट्स जो हैं वो राइस का प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्रॉप वी विल डिस्कस व्हीट. व्हीट जो है हमेशा लोमी सॉइल में वो उगाया जा सकता है. नाउ टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज इन ड्यूरिंग सोइंग सीजन, यानी जब बीज डलता है उस समय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए. और हार्वेस्टिंग सीजन में जब कटाई होती है व्हीट की उस समय 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए. उसके बाद रेनफॉल रिक्वायर्ड कितनी है? 75 to 100 सेंटीमीटर्स. देखिए, राइस में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए रेनफॉल, जबकि व्हीट में 75 to 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल चाहिए होती है. अब व्हीट के देखिए एरियाज कहाँ पर अच्छे उगाई जा सकते हैं व्हीट. ड्राई, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट. सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो रीजन है वो ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर से ऊपर होते हैं, तो इन एरियाज में व्हीट की प्रोडक्शन अच्छी होती है. वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है व्हीट की वो देखिए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे देश हैं जो कि व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं. इंडिया में मेनली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर व्हीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. इसके अलावा यूपी, पंजाब और हरियाणा जो है ये स्टेट्स हैं जिनमें कि व्हीट जो है वो बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट इज मेज. मेज का मतलब मक्का. What type of soil is required for growing maize? It is alluvial soil, यानी कि अच्छी
एलुवियल सॉइल जो कि फर्टाइल सॉइल होती है, यहीं पर मेज उगाया जाता है। Next, temperature is 21 to 27 degree Celsius. Rainfall required is 50 to 100 centimeters. Areas along the world are USA, China, Brazil, India, etc. USA में मेज को कॉर्न भी कहा जाता है। इंडिया में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और राजस्थान मेन स्टेट्स हैं जो कि मेज की प्रोडक्शन करते हैं। नाउ लास्ट सीरियल क्रॉप इज मिलेट्स। मिलेट्स में 3 मेन टाइप्स के ग्रेन्स आते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये 3 टाइप्स के हैं और इनको तीनों को मिला के कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है। अब ये कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन्स आर दोज ग्रेन्स विच आर कंज्यूम्ड बोथ बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स को फोडर के रूप में दिया जाता है और ह्यूमन बींग्स भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। अब मिलेट्स जो है वो कौन सी टाइप की सॉइल में? पुअर क्वालिटी, किसी भी तरह की सॉइल में जो पुअर क्वालिटी हो, जिसकी जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती हो, वहाँ पर भी मिलेट्स को आसानी से उगाया जा सकता है। तो सॉइल रिक्वायर्ड इज एनी पुअर क्वालिटी सॉइल। टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग मिलेट्स इज 18 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। और रेनफॉल जो चाहिए मिलेट्स के लिए इट इज 30 to 75 सेंटीमीटर्स। 30 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल में मिलेट्स को उगाया जा सकता है। वर्ल्ड में जो एरिया है वो है इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, माली एटसेट्रा। मतलब इंडिया इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। इंडिया में कौन कौन से हैं? देखिए अलग अलग मैंने लिखा हुआ है। ज्वार जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में उगाया जाता है। और रागी जो है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाई जाती है। दीज वर द स्टेट्स विच ग्रो millets, mainly 3 types of millets: jowar, bajra and ragi. Let us talk about some fiber crops. There are 2 main types of fiber crops that we will discuss: cotton and jute. Cotton के लिए सबसे पहले soil requirement. It grows well in alluvial and black soils. Alluvial जो fertile soil है और black soil जो कि वो fertile soil ही है। इन दोनों ही soils में cotton का production अच्छा होता है। Temperature required is 30 to 40 degree Celsius. Rainfall is 60 to 100 centimeters. Now distribution along the world is China, India, USA, Pakistan, Brazil, टर्की एटसेट्रा। ये सब देश हैं जहाँ पर कि कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में मेनली कौन से स्टेट्स हैं? दीज आर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। ये सब स्टेट्स हैं जहाँ पर कि कॉटन की प्रोडक्शन की जाती है, यानी उगाया जाता है। नेक्स्ट इज जूट। जूट जो है कौन सी टाइप की सॉइल में उगाया जाता है? मेनली एलुवियल सॉइल में जूट की प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो जूट। रेनफॉल मोर देन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड टू ग्रो jute crop. Now distribution along the world is in world, India, Bangladesh, China, Thailand, Brazil are the main countries which produce jute. And in India क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए कहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है वहाँ। वेस्ट बंगाल का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बिहार, आसाम, मेघालय, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि जूट की प्रोडक्शन की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेन टू बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स का मतलब पेय पदार्थ। मेनली हम टी और कॉफी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट टी। The soil required for growing tea is deep, well-drained alluvial soil, यानी जिसका soil cover, जहाँ भी alluvial soil का cover जो है deep है और अच्छा drained है, यानी पानी अच्छी मात्रा में है, वहाँ पर टी का production किया जाता है। Temperature क्या है?
देखिए, टी ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर हॉट भी है और ह्यूमिडिटी भी है, वहाँ पर टी की प्रोडक्शन अच्छी होती है. एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए टी के लिए. रेनफॉल रिक्वायर्ड इज 150 to 300 सेंटीमीटर्स, यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. मेनली डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द वर्ल्ड, यानी कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर टी प्रोड्यूस की जाती है. चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम, जापान, etc. and many more countries also produce tea. In India, mainly the states of Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal grows this tea. तो टी जो है उसके लिए एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज कॉफ़ी. कॉफ़ी well drained fertile soil. Coffee also requires well drained fertile soil, and the temperature required is 15 to 28 degrees Celsius. Rainfall 150 to 200 centimeters, and the areas along the world are Brazil, Vietnam, Colombia, India, etc. इनमें से ब्राज़ील जो है it is the major producer, यानी main producer of नंबर 1 पे जो प्रोड्यूसर कंट्री है दैट इज ब्राजील. इंडिया में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु ये स्टेट्स हैं जहां पर की कॉफी उगाई जाती है. तो दीज वर द ग्रोइंग कंडीशन ऑफ सम ऑफ द क्रॉप्स. लेट अस डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. यानी क्या कि पिछले समय से और अब तक, एंशियंट टाइम से और मॉडर्न टाइम्स तक एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं. आपको पता है कि पहले क्या था, द पॉपुलेशन वाज लेस एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे ही डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज हो रहा है. देखिए, अब ज़्यादा लोग होंगे तो उनको ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत होगी. अब डिमांड ऑफ फूड जो इंक्रीज हो रहा है, इससे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. वी हैव टू फाइंड न्यू टेक्निक्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें न्यू टेक्निक्स जो हैं वो खोजनी पड़ेगी. वी हैव टू फाइंड आउट. अब नई टेक्निक्स कौन सी थी जो कि हमारे मॉडर्न टाइम्स में यूज हो रही थी. HYV सीड्स, यानी हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स. ऐसे सीड्स जो हैं जो कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड्स कर देते हैं. साथ ही इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज हो रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रही थी. बट these techniques were harmful for environment. ये जो टेक्निक्स हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन अभी भी वो यूज़ हो रहे हैं. इसलिए साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक खोजी जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी किस लिए इसको फाउंड आउट किया गया. ये जो एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था इंसेक्टिसाइड्स, इन केमिकल्स का, उसको कम करने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया गया. अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है देखिए. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं. अब देखिए, एक इसमें क्या होता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू क्रॉप्स इन विच द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ द क्रॉप्स आर टेकन और मिक्स्ड. एक क्रॉप है जिसमें कि हमें 4 क्वालिटीज मिल रही हैं, लेकिन उसमें से 3 तो अच्छी हैं, लेकिन एक खराब क्वालिटी है. जो खराब क्वालिटी है उसके लिए हमने एक दूसरी क्रॉप लिया और उसकी जो बेस्ट क्वालिटी थी उसको उन 3 क्वालिटीज़ के साथ मिक्स कर दिया, ब्रीडिंग करा दी और इन क्रॉप्स को जो है मिक्स कर दिया साइंटिफिक मेथड से. तो वो ही बायोटेक्नोलॉजी है. अब बायोटेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हुआ. द बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर लेस प्रोन टू पेस्ट. यानी कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनमें जल्दी से कीड़ा नहीं लगता है. एंड दैट इज वाई वी डोंट यूज पेस्टिसाइड्स इन दीज मॉडिफाइड क्रॉप्स.
दैट मीन्स दे आर हेल्पफुल फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए ये बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल हुई। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड क्रॉप्स जो उगाई गई उससे क्या फायदे हुए, क्या इसमें एडवांटेजेस हैं। द क्रॉप हैज बेटर फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर होता है क्योंकि बेस्ट क्वालिटीज ली जाती हैं क्रॉप्स की। उसके बाद द क्रॉप्स हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। बेटर कलर, ज्यादा अच्छा कलर भी आता है इन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो भी क्रॉप्स उगाई जाती है। तो इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित हुआ हमारे एग्रीकल्चर में। अब इस चीज़ को, ये सारी टेक्निक्स तो डेवलप हो गई ह्यूमन सब साइंटिस्ट ने, और बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जिन्होंने कि ये जो डेवलपमेंट है ये हो गई, कर दी, लेकिन इन टेक्निक्स को यूज कौन करेगा? दैट इज लेबर। तो इसका मतलब है लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, बट द अमाउंट ऑफ लेबर डिफर्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए क्या है, आपको पता है जो मैनुअल लेबर है वो ज़्यादा कहाँ यूज होती है? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर काम होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस होते हैं, वो मैनुअल लेबर ही करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता एडवांस टेक्नोलॉजी का या मशीन्स का। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे यूज मशीन्स मोर देन लेबर, यानी कि इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर लेबर का अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। और यही फ़र्क है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में। तो डेवलप्ड कंट्रीज में मशीन्स का क्योंकि ज़्यादा यूज होता है, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज मोर इन डेवलप्ड कंट्री, लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो ये फैक्टर है लेबर का, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जहाँ भी मशीन्स और टूल्स का यूज़ ज़्यादा होगा वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, जहाँ पर मैनुअल लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कम होगी। Let us understand the agricultural development with the help of this comparative study between the farm in USA and a farm in India. That means a developed country and a developing country. We will discuss mainly 6 topics in this difference. First is size of the farm, second is capital, third market, then labor, mechanization means use of machines, and technology, whether these countries are using modern technology or backward technology. Let us discuss. Now size of the farm. In USA there are large farms. बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जिसमें कि सारी फैसिलिटीज उस फार्म में ही होती है, स्टोरेज की भी फैसिलिटी फार्म में ही होती है। इन इंडिया द स्मॉल फार्म्स आर देयर, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर स्मॉल फार्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी मनी, कितनी यूज़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्या है। कैपिटल, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर इन फार्म इन यूएसए एंड इन इंडिया द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, यानी बहुत ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर में नहीं लगाया जाता है, फार्म पर नहीं लगाया जाता है, इसीलिए प्रोडक्शन भी कम होती है। मार्केट्स, अब कैसे किस तरह के मार्केट्स के लिए ही क्रॉप्स उगाई जाती हैं। यूएसए में नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रॉप्स को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, क्योंकि स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स इज गुड इन डेवलप्ड कंट्रीज। यूएसए में स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, फार्म में ही स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, इसलिए जो क्रॉप्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको सेल किया जाता है, जबकि इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज में लोकल मार्केट्स तक ही ये प्रोड्यूस जो है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इसीलिए मार्केट्स जो हैं वो लोकल मार्केट्स तक ही सीमित रहते हैं, जबकि डेवलप नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड जो है वो पूरा
कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। अब अगला है लेबर। लेबर मतलब मैन पावर। तो यूएसए या फिर डेवलप्ड कंट्री में स्किल्ड लेबर होती है, पूरी तरह से प्रशिक्षित ट्रेन्ड लेबर होती है जो कि फार्म में काम करती है, जबकि इंडिया में अनस्किल्ड लेबर होती है। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में क्या होता है, फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है वो अपने ही हिसाब से करता है, कोई ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग जो है फार्मर्स को नहीं दी जाती। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे भी देश में ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए बताए जा रहे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं होती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में स्किल्ड लेबर होती है, ट्रेंड लेबर होती है। नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मीन्स यूज ऑफ मशीन्स। आपको पता है यूएसए में क्योंकि लार्ज फार्म होते हैं और साथ में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है और लेबर भी बहुत कम यूज होती है, इसलिए they use extensive machines. Extensive use of machines are there in USA. बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मशीन्स का। और जबकि इंडिया में क्या होता है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स तो अपनाए हुए हैं, साथ ही बहुत ही लिमिटेड यूज ऑफ मशीन्स होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नई नई जो भी मशीन्स आती रहती हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में उनका यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में लिमिटेड यूज़ किया जाता है इन मशीन्स। अगला है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी कौन सी किस तरह से यूज़ की जा रही है। यूएसए में ऑल द एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एंड इन इंडिया लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर। इंडिया में बहुत ही लिमिटेड यूज होता है टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का, जबकि यूएसए में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है एग्रीकल्चरल फील्ड में उसी का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है इस फील्ड का वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इंडिया में वही प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो गाइज, this was the last topic of our chapter number 5, agriculture of class 8. In this topic we have discussed about agriculture and the types of agriculture, development in agriculture and major crops. I hope you all have understood this chapter. For the next lesson of this class 8 we will upload another video. Till then, bye bye.